अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। पूछा जा रहा है कि एक आंसर के किसी भी मेजरमेंट के जो आंसर होता है उसको मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं उनको भी साथ में लिखना ज़रूरी होता है। तो ऐसा क्यों है? आंसर में लिखा हुआ है जी, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेड रिलेटिव टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और यूनिट। इसका आंसर ये है जी कि किसी भी जो हमने आंसर लिखा हुआ है, कोई भी हमने मेजरमेंट की हुई है, उसको मुकम्मल करने के लिए यूनिट्स का लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी कोई हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो वो हम किसी भी यूनिट या किसी भी स्टैंडर्ड के लिहाज से लेते हैं। तो ये जो मेजरमेंट होती है जो कि हम ले रहे होते हैं, ये किसी भी स्टैंडर्ड के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि हम मैथ्स की मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की मैथ्स को मेजर कर रहे हैं तो हम किलोग्राम्स के साथ उसको कंपेयर करेंगे। लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो मीटर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो साथ साथ हमने यूनिट को लिखना ज़रूरी होता है। For example, a reading 37.41 gives only magnitude, but if we say 37.41 kilogram, it means that the quantity is mass. यहाँ पर इस बात की और वजाहत की गई है कि अगर हम सिर्फ आंसर 37.41 लिख दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये लेंथ है, मैस है, कोई और क्वांटिटी है। लेकिन जब हम इसके साथ कोई यूनिट लिखेंगे, जैसे इसके साथ हमने किलोग्राम्स लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने मेजरमेंट की हुई है, ये किसकी मेजरमेंट है? ये मैस की मेजरमेंट है किसी भी चीज़ की। तो ऐसी सूरत में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें साथ में उसके यूनिट को भी लिखना होता है ताकि हमें पता चले कि कौन सी क्वांटिटी को मेजर किया गया है और उसकी यूनिट कौन सी है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो है उसको इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसका आंसर है जी, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। पहला है, इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ये आसानी से समझा जा सकता है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। दिस सिस्टम हैज़ ओनली वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी। इस सिस्टम में हर क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल होती है। इट्स मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर कंसिस्टेंट एंड पावर ऑफ 10। इसके जो मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं यानी कि प्रीफिक्सेस होते हैं वो कंसिस्टेंस होते हैं। यानी 10 की पावर 1, 10 पावर 2, 10 की पावर 3, 6, 9, 12 इस तरह। और ये सारे के सारे क्या हैं? 10 की पावर्स हैं। फोर्थ है, दिस सिस्टम हैज़ नो फ्रैक्शंस। इस सिस्टम में फ्रैक्शंस नहीं होती। और फिफ्थ है, क्वांटिटीज़ आर मच ईजियर टू एक्सप्रेस इन सिस्टम इंटरनेशनल दैन इन अदर सिस्टम्स। बाकी सिस्टम्स के मुकाबले में जो सिस्टम इंटरनेशनल होता है इसमें क्वांटिटीज़ को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस किया जाता है, उनको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक फार्म से दूसरी फार्म में, एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो ये जो सारे के सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को पूरी दुनिया में मुमताज़ करते हैं और इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह बनते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ मैनी स्टीरेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर। पूछा जा रहा है कि एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में कितने रेडियन होते हैं और एक स्फीयर के सर्कमफेरेंस में कितने स्टीरेडियन होते हैं। तो ये यूनिट्स हैं। रेडियन जो यूनिट होती है ये होती है जी प्लेन एंगल की यूनिट और डिग्री के साथ साथ, और जो स्टीरेडियन होती है ये सॉलिड एंगल की यूनिट होती है। तो पहले रेडियन के बारे में बताया जा रहा है, फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियंस। एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में 2 पाई रेडियंस होते हैं। कैसे? फार्मूला लिखा हुआ है, एज नंबर ऑफ रेडियंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा इक्वल होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर के। आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो थीटा 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। दूसरा है, फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर देयर आर 4 पाई स्टीरेडियंस। 4 पाई स्टीरेडियंस होते हैं जी एक स्फीयर के सर्कमफेरेंस में। कैसे? नंबर ऑफ स्टीरेडियंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये इसका फार्मूला है। तो नंबर ऑफ स्टीरेडियंस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ स्टीरेडियंस जो है वो इक्वल हैं 4 पाई के। तो ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट
काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है और लीस्ट काउंट एरर को कैसे कम किया जा सकता है? तो पहले तो लीस्ट काउंट एरर नाम से ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट के साथ होता है। एन एरर विच इज़ एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। एक ऐसा एरर, एक ऐसी गलती जिसका ताल्लुक जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेजोल्यूशन के साथ, उसकी रिजॉल्विंग पावर के साथ होता है, यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितनी मेजरमेंट ले सकता है, ये होती है उस इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन। तो इसके साथ जिसका ताल्लुक होता है इसको कहा जाता है लीस्ट काउंट एरर। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को ऐसी मेजरमेंट लेनी पड़ जाए जो कि उसके लीस्ट काउंट से कम हो, तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली एक ख़ुद से एरर पैदा हो जाएगी जो कि क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट एरर। उसके बाद इसको कम करने के तरीक़ाकार हैं। हाउ टू रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर। पहला है बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद हाई प्रिसिशन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जिसकी प्रिसिशन हाई हो, जिसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम हो। दूसरा है बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड। अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं वो बेहतर की जाएँ, एक्सपेरिमेंट या जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल की जाएँ, उसको सही तौर पर परफॉर्म किया जाए, एहतियात के साथ किसी किस्म की गलती ना की जाए, तो ऐसी सूरत में लीस्ट काउंट एरर को कम किया जा सकता है। और तीसरा है बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिज़ल्ट। ऑब्जर्वेशन ली जाए बार बार, यानी कि 3-4 दफ़ा रीडिंग ली जाए और फिर उसका एवरेज लिया जाए, अरिथमेटिक मीन लिया जाए, तो ऐसी सूरत में जो लीस्ट काउंट एरर है उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। पूछा जा रहा है कि एक आंसर में ज़्यादा डिजिट जो है वो लगाने से, अपनी तरफ से डिजिट ऐड करने से जो आंसर होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं हो जाता, ज़्यादा दुरुस्त क्यों नहीं हो जाता? तो इसका आंसर है एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होती है? तो एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने जो मेजरमेंट ली हुई है वो कितना एक्चुअल वैल्यू के करीब है। जितना आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी आपका आंसर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। अब ज़्यादा डिजिट्स लगाने से ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, बल्कि एडिंग मोर डिजिट्स इम्प्रूव प्रिसिशन नॉट एक्यूरेसी। जो मोर डिजिट्स इंक्रीज़ करते हैं, आप ऐड करते हैं आंसर में, अपनी तरफ से ज़ीरो ज़ीरो की एडिशन कर रहे होते हैं, उससे प्रिसिशन में इजाफा होता है, लेकिन एक्यूरेसी में किसी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं होता। मिसाल के तौर पर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ टेबल इज़ 250.5 सेंटीमीटर हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर जो लेंथ है एक टेबल की वो 250.5 सेंटीमीटर है, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। If one measures the length equal to 248.5 centimeter which has 0.8% error। अब एक बंदा है वो इस टेबल की लेंथ को मेजर करता है और उसकी 250.5 सेंटीमीटर की बजाय 248.5 सेंटीमीटर आंसर आता है, तो अब इसमें जो एरर होगा वो 0.8% होगा। नाउ इफ़ यू इंक्लूड मोर डिजिट्स इन द आंसर एंड मेक इट 248.500 सेंटीमीटर, द एरर विल बी स्टिल 0.8%, विच शोज दैट इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। अब अगर इसमें आप 248.5 सेंटीमीटर आंसर आया है तो 248.500 आप लगाते जाएं, जितने ज़ीरो आप ऐड करते जाएंगे जो एरर होगी वो 0.8% ही रहेगी, उसमें किसी किस्म का भी कमी वाक़ई नहीं होगी, यानी कि आंसर बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा डिजिट्स ऐड करने से जो आपकी मेजरमेंट होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनती। तो ज़्यादा डिजिट ऐड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता किसी भी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट की जो प्रिसिशन है वो किस चीज़ से मालूम होती है? कौन सी चीज़ है जो कि हमें किसी भी मेजरमेंट की प्रिसिशन के बारे में बताती है? तो आंसर है द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेजरमेंट करने के लिए वही उस मेजरमेंट की प्रिसिशन के बारे में बताता है कि आया कि ये कितनी मेजरमेंट प्रिसाइज है या नहीं है। सिंस प्रिसिशन इज़ रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सो एन इंस्ट्रूमेंट विद स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट विल गिव द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। इसका आंसर मज़ीद जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो प्रिसिशन होती है उसका ताल्लुक किसके साथ होता है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ही उसकी प्रिसिशन भी ज़्यादा होगी, प्रिसिशन में इजाफा होगा। तो इसके लिए हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट
यूज़ करना चाहिए। कोई भी जो मेजरमेंट है उसको मेजर करने के लिए इसका लीस्ट काउंट कम से कम हो, ताकि जो मेजरमेंट ली जा सके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज हो। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है किसी भी मेजरमेंट की प्रिसिशन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशंस इज़ इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड आर डिवाइड, कैन वी ऐड और डिवाइड एंड आर सब्ट्रैक्ट देम। अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो क्या उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना मुमकिन है? क्या हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों और उनकी डायमेंशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हासिल करते हैं जो कि एक डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा हमें हासिल होती है दो जो मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के नतीजे में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि फ़ोर्स जो है ये प्रोडक्ट होती है मास एंड एक्सेलरेशन की। अब मास और एक्सेलरेशन जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। F=ma है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फोर्स हमें हासिल हो रही है। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसके ख़िलाफ़ हो जाता है, उसकी वायलेशन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हम दो अगर क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन मुख्तलिफ हैं तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 8वां है, द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, वाई आर दे नॉट ऑफन यूज। जो इंसानी नब्ज़ है और जो पेंडुलम का जो स्विंग होता है वो भी, उनको भी टाइम यूनिट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उनसे भी टाइम को मेजर किया जा सकता है, उनको अक्सर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? तो आंसर ये है कि इनको हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो ह्यूमन पल्स है और जो पेंडुलम का स्विंग है ये माहौल के साथ, पर्सन से पर्सन और बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिहाज से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि जवान आदमी की जो पल्स का रेट है वो और होता है, जो बच्चा होता है उसकी नब्ज़ का जो रेट होता है वो और होता है। इसी तरह जो जी की वैल्यू होती है वो भी पेंडुलम के स्विंग को मुतासर करती है, उसके पीरियड को कम या ज़्यादा करती है। तो इसलिए ये वाले जो टाइम यूनिट्स हैं इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब कौन से टाइम यूनिट इस्तेमाल की जा सकती है? टाइम स्टैंडर्ड जो है वो उसके लिए कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। तो ये चूँकि कांस्टेंट नहीं होती तो इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते टाइम के लिए। 9th है, इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट इज़ दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, यानी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर हों, तो क्या वो जो इक्वेशन होगी वो एक राइट इक्वेशन होगी, यानी कि ठीक इक्वेशन होगी? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई डायमेंशनली इक्वेशन जो है वो करेक्ट भी होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो राइट भी हो। मिसाल के तौर पर सेकेंड लॉ है मोशन का, F=ma। अब F की डायमेंशन और ma की डायमेंशन बराबर हैं, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखते हैं F=2ma, F=2ma जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में अब डायमेंशंस तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आपस में बराबर हैं, लेकिन ये 2 राइट हैंड साइड पे जो लिख दिया तो इसकी वजह से जो इक्वेशन है ये इक्वेशन करेक्ट नहीं रही बल्कि गलत हो गई, क्योंकि F=ma होना चाहिए, यहाँ पर F=2ma है। तो अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक ही हमेशा रहेगी। तो ये थे जी डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप अपने इस चैनल साइंस टॉक को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।